हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगमकर्ता में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 16 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था, उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। इसका अर्थ है, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यदि हम बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो वह चीज़ बच्चे के लिए अर्थपूर्ण सिद्ध हो, इसके लिए क्या आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। दोस्तों, हम प्रश्नों का उत्तर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो पहले ऑप्शन में जो शब्द लिखा हुआ है ज्यों का त्यों, यह एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। तो जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम बच्चे को परिभाषा भी बताते हैं, उदाहरण भी देते हैं और प्रैक्टिकली भी बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में केवल परिभाषा के बारे में बताया गया है, तो परिभाषा एक नेगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। हम बच्चे को जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं उन्हें हमें बच्चे के जीवन से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए। तो रट लेना और प्रतियोगिता, ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों, ज़्यादातर जो प्रश्न में होता है वो या तो 3 ऑप्शन गलत होते हैं और 1 ऑप्शन सही होता है, या फिर 3 ऑप्शन सही होते हैं और 1 ऑप्शन गलत होता है। तो जो 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, उनके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा वही हमारा सही उत्तर कहलाएगा। जैसे इस वाले प्रश्न में जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट का मतलब होता है जो वाक्य बोले गए हैं, तो 3 जो वाक्य लिखे हुए हैं ऑप्शंस के रूप में, ये 3 इसमें से गलत हैं, जबकि जो एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये वाक्य सही लिखा हुआ है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। नहीं, तो दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक थे हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिससे हम बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए, जो चौथा ऑप्शन है इसमें एक शब्द लिखा हुआ है बहुबौद्धिकता। बहुबौद्धिकता और बहुबुद्धि एक ही बात है। तो जो मनोवैज्ञानिक थे हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, और चौथे ऑप्शन में भी बहुबुद्धि लिखा हुआ है, बहुबौद्धिकता लिखा हुआ है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, लेकिन इसको सही मानने से पहले हम बाकी के ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे। एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके। तो एक तय करना नेगेटिव वर्ड है, निर्धारित समय सारणी ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। तो विभेदीकरण करना और अलग अलग समूह बनाना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर। तो पुरस्कार और सजा का प्रयोग करना नेगेटिव वर्ड है, अनुशासित रखना भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए, ये 3 ऑप्शन एक जैसे हुए और एक ऑप्शन जो पहला वाला ऑप्शन है ये इनमें से डिफरेंट है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये गलत है, पहला ऑप्शन सही है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। तो पहले ऑप्शन में एक शब्द लिखा हुआ है अभिसारी चिंतन, यह एक नेगेटिव वर्ड होता है, यह हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में भी लिखा हुआ है अभिसारी चिंतन, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी और अपसारी चिंतन। तो जो अपसारी चिंतन होता है वह हमारा कैसा वर्ड होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है, अच्छा शब्द होता है। तो
तो प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी का मतलब होता है कि बच्चे के पास रटे रटाए उत्तरों की कमी होती है, उसके बाद रटे रटाए उत्तर नहीं होते हैं। और सृजनात्मकता, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। तो प्रश्न में बोला गया है कि एक बालक है, एक बच्चा है जिसे गणित से संबंधित क्रियाओं को समझने में कठिनाई होती है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। तो जब बच्चे को गणित से संबंधित परेशानी होती है तो हम इसको गणितीय वैकल्य कहते हैं, और इंग्लिश में इसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। पठन वैकल्य का मतलब होता है बच्चे को पढ़ने में परेशानी होती है। स्वलीनता का अर्थ होता है बच्चा अपने में ही मगन रहता है और वह बाहरी जो परिवर्तन होते हैं उनका विरोध करता है। आलेखीय वैकल्य का अर्थ होता है बच्चे को लिखने में परेशानी होना। तो जो बच्चे को लिखने में परेशानी होती है उसे हम इंग्लिश में डिस्ग्राफिया कह देते हैं, और जो बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है इसको हम इंग्लिश में डिसलेक्सिया कह देते हैं। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणितीय वैकल्य डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पारिवारिक सामाजिकरण से बच्चों का अधिगम प्रभावित होता है। बच्चे के घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं होते हैं, बच्चे का जो परिवार है उसमें लड़ाई झगड़े तो नहीं होते हैं, बच्चे के जो परिवार के सदस्य हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं। दूसरा ऑप्शन है समकक्षी संबंधों। तो बच्चे के जो समकक्षी होते हैं वो होते हैं बच्चे के स्कूल में जो मित्र होते हैं वह भी बच्चे के समकक्षी कहलाएंगे, उनके साथ बच्चों का किस प्रकार का संबंध है ये भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक मूल्य। तो जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं वे भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों का आत्मसम्मान। तो बच्चों का आत्मसम्मान से भी उसका अधिगम प्रभावित होता है, जैसे कि यदि शिक्षक के द्वारा बालक को कोई डांट दिया जाए या उसका अपमान कर दिया जाए तो बच्चा को इससे परेशानी होती है और उसका अधिगम प्रभावित होता है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं और ये चारों ही ऑप्शन इस पहले वाले ऑप्शन में दिए गए हैं, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पुरस्कार देने से बच्चे की जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वह बढ़ती नहीं है बल्कि वह कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और दूसरे वाले ऑप्शन में यही बोला गया है कि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है, तो यह ऑप्शन हमारा सही है। जब हम बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो उसकी जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वह कम हो जाती है। बच्चा फिर जब भी उस बच्चा कोई ये चीज़ पढ़ रहा होता है तो बच्चा अपनी रुचि को इतना ध्यान में नहीं रखता है बल्कि उसका सारा ध्यान उस पुरस्कार की तरफ चला जाता है, तो बच्चा पढ़ने में चीज़ को रुचि नहीं लेता है। बच्चे का ध्यान पुरस्कार की तरफ होता है कि बच्चा कि अगर मैं इस चीज़ को पढ़ लूँगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार के लिए मुझे इस चीज़ को पढ़ना चाहिए। तो उसकी जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, जो आंतरिक उसकी जो रुचि है उसको पढ़ाई करने में वह उसकी कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है, इससे बाहरी अभिप्रेरणा क्षीण होती है, गलत है। चौथा ऑप्शन है, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती हैं, तो ये भी गलत है। जब बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है तो इससे केवल उसकी जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसमें कमी आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो जो अध्यापिका है वह क्या करती है, वह बच्चे को जो भी चीज़ पढ़ा रही होती है, जो संप्रदाय पढ़ा रही होती है वह उसको आधा हल कर देती है और उसके बाद बच्चे को देती है कि अब इसमें जो भी बचा हुआ है उसको तुम्हें हल करना है। तो जब शिक्षक बालक की आधी अधूरी सहायता करता है तो इसको लेव वाइगोस्की ने पाठ प्रदान करना कहा है। पाठ का मतलब सहायता प्रदान करना, पाठ प्रदान करना। जब शिक्षक के द्वारा बालक की सहायता की जाती है तो इसको लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में पाठ प्रदान करना कहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कुछ जो बातें बताई गई हैं वो कुछ बातें मुक्तंत वाली हैं और कुछ बंधंत वाली हैं। तो जो मुक्तंत वाले प्रश्न होते हैं उनके एक से अधिक उत्तर होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये हमारे सही उत्तर होते हैं। लेकिन जो बंद जो सिरे वाले बातें होती हैं वह जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वे हमारे उत्तर नहीं होते हैं। जो बंद सिरे वाले बातें होती हैं वह जो बंद सिरे वाली बातें होती हैं उनका केवल एक ही उत्तर होता है और ये हमारा इस तरह से जो एक ही उत्तर वाले जो बातें होती हैं ये हमारा इसको हम उत्तर नहीं मानते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तो भारत के 10 राज्यों के नाम पूछे गए बच्चे से तो बच्चा किन्हीं भी 10 राज्यों के नाम ले देगा। तो यह जो बात बोली गई है यह एक बंद सिरे वाली है, यानी कि बच्चे को 10 राज्यों के नाम बताने तो वो कोई भी 10 राज्यों के नाम बता देगा। इसमें बच्चा कुछ भी ज़्यादा सोचेगा नहीं, चिंतन नहीं करेगा, कल्पना नहीं करेगा। तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो बात बोली गई है यह बंद सिरे वाली बात है। दूसरा ऑप्शन देखिए 2 से 10 तक के पहाड़े लिखना, तो 2 से 10 तक के भी पहाड़े लिख देगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह भी बंद सिरे वाली बात है। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं वह क्यों। तो दोस्तों जब बच्चा सोचेगा, अपने दिमाग पर जोर डालेगा कि जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं वे किस प्रकार का भोजन करते हैं और वह जो भोजन करते हैं वह उसी भोजन को क्यों करते हैं, उसके अलावा अन्य प्रकार की खाने की चीज़ें उन्हें क्यों नहीं खाते। तो इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए बच्चे को अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। बच्चा अलग अलग तरह की चीज़ें सोचेगा, कल्पना करेगा उत्तर की, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह जो बात बोली गई है यह एक मुक्त अंत वाली बात बोली गई है। इसके जो उत्तर है वो एक से अधिक हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन देखेंगे, दी गई कविता का सुस्मरण करके भाषण करना। तो सुस्मरण का मतलब होता है याद करना। तो याद करना, सुस्मरण करना यह एक नेगेटिव वर्ड है, तो यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको केवल एक शब्द पर ध्यान देना है, वो है प्रतीकात्मक या फिर प्रतीकात्मक खेल। तो जब आपको प्रश्न में या फिर ऑप्शन में प्रतीकात्मक शब्द दिख जाए तो उसका उत्तर होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको आप ध्यान में कैसे रखेंगे, तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है प्रतीकात्मक में जो पहला शब्द क्या है, प। प्रतीकात्मक का पहला शब्द क्या है, प। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें भी लिखा हुआ है जो पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक का भी पहला अक्षर क्या है, प। तो प्रतीकात्मक का भी पहला अक्षर है प और पूर्व संक्रियात्मक का भी पहला अक्षर है प। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि बच्चा जो प्रतीकात्मक खेल करता है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। जीन पियाजे ने अपना जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है इसमें उन्होंने 4 बातें बोली हैं, 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, जिनमें से पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कह देते हैं। यह 0 से 2 वर्ष तक होती है। और दूसरी अवस्था होती है वह होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक होती है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक होती है। और जो चौथी अवस्था है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं, और यह 11 से 15 वर्ष की अवस्था तक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। तो दोस्तों जब भी पुरुष और महिलाओं में तुलना की जाए तो इसको हम लैंगिक रूढ़िवाद कहते हैं। जब भी पुरुष और महिला में तुलना की जाए
तो इसको हम लैंगिक रूढ़िवाद कहते हैं और पहला ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पुरुष और महिलाएं दोनों ही बराबर होती हैं और दोनों ही बराबर कोई भी कार्य कर सकती हैं, बराबर में कोई भी चीज़ें सोच सकती हैं, कर सकती हैं। तो दोनों ही, चाहे महिलाओं चाहे पुरुषों, दोनों ही बराबर होती हैं। हमें इनमें किसी भी तरह का अंतर नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो पहला ऑप्शन है हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि तुरंत संशोधन करना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमें बच्चे की गलतियों को तुरंत सुधारना नहीं चाहिए। दूसरा ऑप्शन है नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा वर्ड है, तो यह हमारा सही उत्तर हो सकता है। लेकिन इसको सही उत्तर मानने से पहले हम बाकी के दोनों ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। ये कह रहा है कि तुरंत सुधारना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत सुधारना चाहिए। तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। तो हमेशा सुधारना चाहिए, यह हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ बोला है गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं। यह कह रहा है कि अगर बच्चा गलत उत्तर देता है तो इसका अर्थ ये है कि बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चा गलत उत्तर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के अंदर चीज़ों को समझने की, सोचने की क्षमता नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है, यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर बच्चा गलत उत्तर देता है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमें बच्चे को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और जब बच्चा उत्तर दे तो बच्चे को शिक्षक से किसी भी प्रकार का भय नहीं लगना चाहिए कि अगर हमने गलत उत्तर दे दिया तो शिक्षक हमें डांटेंगे, हमारी पिटाई करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह बिना किसी भय के अपना उत्तर बता सके। अगला प्रश्न देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो दोस्तों, जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, इसका अर्थ होता है जब बच्चा खुद से ही प्रयास करके कोई कार्य करता है और जब बच्चा किसी की सहायता से कोई भी कार्य करता है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, इसका इस्तेमाल हम अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए ही करते हैं। हम अध्यापन के लिए भी और मूल्यांकन के लिए भी समीपस्थ विकास के क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो द्विशब्दीय उच्चारणों को तार प्रसित वाचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तार प्रसित वाचन। जब बच्चा द्विशब्दीय मतलब 2 शब्दों को उच्चारण करता है, द्विशब्दीय उच्चारणों को बोलता है, तो इसको हम तार प्रसित वाचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? तो जो विकास का चरणीय सिद्धांत है, विकास का चरणीय सिद्धांत विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। विकास का चरणीय सिद्धांत विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? तो शिक्षा में समानता, तो यह स्टेटमेंट सही है, सही बात बोल रही है, शिक्षा में समानता होनी चाहिए। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा, तो विशेषतः नेगेटिव वर्ड है और व्यावसायिक शिक्षा भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा।
शिक्षा में साम्यता, शिक्षा में साम्यता एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। चौथा प्रश्न है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, तो सहानुभूति एक नेगेटिव वर्ड है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें किसी के भी साथ कोई भी सहानुभूति नहीं रखनी है, हमें सभी बच्चों को समान रूप से लेकर के चलना है, किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाना है। तो ये जो दो ऑप्शन है ये सही हो सकते हैं, और इन दोनों ऑप्शंस में भी जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वह है साम्यता। साम्यता का मतलब है कि हमें बच्चों के साथ समानता से पेश आना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन हमें अपने व्यवहार में बच्चों के प्रति साम्यता रखनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। एक बच्चा है जिसे सुनने में परेशानी है, तो कौन सी रणनीति है जो बच्चे के लिए प्रभावी नहीं होगी, बच्चे के लिए अच्छी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है, पहला ऑप्शन है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल करना, मतलब कि हमें मुंह से बोलने के साथ साथ शाब्दिक और चित्रित संप्रेषण का भी इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चे को चित्र भी दिखाने चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ये वाला वाक्य जो है वो सही बोला गया, ये एक सही स्टेटमेंट है। दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, वह बोल रहा है ही का मतलब होता है केवल, ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह कह रहा है कि केवल मौखिक माध्यम पर ही, यानी कि हमें बच्चे को सुनने में परेशानी है और हमें केवल मौखिक तरीके से ही चीज़ें सिखानी चाहिए। मौखिक का मतलब बोल कर, तो हम बोलेंगे और बच्चे को सुनने में परेशानी है तो वो तो कुछ भी सुन ही नहीं पाएगा, तो ये गलत बात है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल। तो इसमें बोला है कि हम बच्चे को यदि वीडियो के जरिए पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो भी भाषा बोली जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए कि उपशीर्षक लिखे होने चाहिए। उपशीर्षक का मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में सब टाइटल बोल देते हैं। जैसे कि सब टाइटल उसे बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम बच्चे को कोई वीडियो दिखा रहे हैं और वीडियो की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी, लेकिन हिंदी में वीडियो में जो भी बोला जा रहा है वो नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आता जाता है, उसी को हम उपशीर्षक या सब टाइटल कह देते हैं। तो यह ऑप्शन हमारा सही है। बच्चे को सुनने में परेशानी है, लेकिन बच्चा जब वीडियो में सब टाइटल्स को देखेगा तो वह उनको देखकर चीज़ों को समझ सकता है, इस तरह से बच्चे को पढ़ने में हेल्प मिल सकती है। अगला ऑप्शन है पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल। जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हों तो हमें शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए और संकेतों का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो संकेतों का इस्तेमाल करना ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो सकता है। तो देखिए 3 जो वाक्य बोले गए हैं वो सही है और ये वाला जो वाक्य है वो गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। मतलब कि कौन सा ऑप्शन है जो ये दिखाता है कि शिक्षक की जो सोच है वो पुरानी सोच है, रूढ़िवादी सोच है। रूढ़िवादी सोच का मतलब होता है कि शिक्षक का ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो अध्यापक है वह बच्चे में निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा की शैली को प्रोत्साहित कर रहा है, तो प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव वर्ड होता है, तो यह हमारा सही उत्तर हो सकता है। बाकी के ऑप्शंस को देखेंगे। बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इसमें भी प्रोत्साहित करना जो कि पॉजिटिव वर्ड है, यह भी हमारा सही उत्तर हो सकता है। इसमें बोला है यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, मतलब कि जो पुराने ज़माने से जो रटी रटाई चीज़ें चली जा रही हैं उनका बच्चों के द्वारा परीक्षण किया जाए कि ये सही है या गलत है, तो ये एक सही बात है। प्रतिरोध, अगर ये चीज़ें सही नहीं हो तो बच्चों को उनका प्रतिरोध करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए गलत चीज़ों का, ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखिए, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर
निर्धारित आसन व्यवस्था। तो इसमें बोला गया है कि बच्चे की लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर अगर शिक्षक उनके बैठने की अलग अलग जगह बना देता है तो क्या यह सही है? नहीं। बच्चों की लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर बच्चों की आसन व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था को निर्धारित करना या उनमें भेदभाव करना या अंतर करना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। इसमें बोला गया कि यदि बच्चे को सीखने में कठिनाई है, अधिगम में कठिनाई होती है, तो बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, यानी कि बच्चों को समझाने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए 3 ऑप्शन सही है और 1 गलत है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? तो क्या एक शिक्षक को सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए? नहीं। तो हाँ वाले जो ऑप्शन है वो तो गलत ही हो जाएंगे। हाँ ये गलत हो गया, हाँ ये गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 देखें, नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में सकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। तो यदि शिक्षक एक सत्ताधारी के रूप में होगा तो क्या होगा? तो बच्चा जो है वह अपने प्रश्नों को शिक्षक से नहीं पूछ पाएगा और इससे उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, इससे उनके कॉन्सेप्ट में कमी रह जाएगी। तो नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमें शिक्षक को एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि इससे बच्चा शिक्षक से प्रश्न नहीं पूछ पाता है और जिससे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो यह उत्तर हमारा सही हो सकता है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। इसमें बोला गया कि आज का जो युग है वो तकनीकी युग है और विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षक है वह अप्रासंगिक है, मतलब कि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। शिक्षक का होना बच्चे के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन करके। तो विशिष्ट जो शब्द है वह कैसा शब्द है? नेगेटिव वर्ड है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने को, यानी कि बच्चे की जो खोज करना है और जो बच्चे की सोच है उसको बढ़ाना चाहिए। तो यह पॉजिटिव वर्ड है और यह हमारा सही उत्तर हो सकता है। लेकिन बाकी के 2 ऑप्शंस को और देख लेते हैं। परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के। तो परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करना, तो हमें बच्चों को परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं करना है, बल्कि हमें बच्चों को चीज़ें सिखानी है, अच्छे से पढ़ानी है। हमें ऐसा नहीं कि केवल परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना है। तो परीक्षा देना नेगेटिव वर्ड है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है अभिसारिक सोच सीखने के। तो अभिसारी चिंतन या अभिसारी सोच, ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन इसमें से गलत है, 1 सही है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो देखिए यहाँ बोला गया है पूर्व संक्रियात्मक चरण। पूर्व संक्रियात्मक चरण या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक ही बात है। तो जब भी आप पूर्व संक्रियात्मक देखें तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे? प्रतीकात्मक खेल। इस प्रश्न को हम पहले भी देख चुके हैं। प्रतीकात्मक में भी पहला अक्षर प है और पूर्व संक्रियात्मक में भी पहला अक्षर प है। और ये जो पहला ऑप्शन है प्रतिलोमिक चिंतन, इसमें भी पहला अक्षर प है। लेकिन हम इसको ध्यान रखेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा प्रतीकात्मक खेल कर पाता है और इसको हम पूर्व संक्रियात्मक में पहला अक्षर प है और प्रतीकात्मक खेल में भी पहला अक्षर प है। तो इस तरह से हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इसको आप पक्का मान करके मत चलिएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा प्रतीकात्मक खेल कर पाता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है, मतलब कि एक प्रगतिशील कक्षा में किन चीज़ों को होना चाहिए। तो अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, तो अनुशासन कायम करना, अनुशासन एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, तो जो भी निर्णय ले शिक्षक उनमें बच्चों की भी सहभागिता होनी चाहिए। तो सहभागिता मतलब बच्चों को भी शामिल करना, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ये हमारा सही उत्तर हो सकता है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, तो जो बच्चे होते हैं वो हर एक बच्चा अलग अलग दर से सीखता है, अलग अलग गति से सीखता है, हर बच्चे की क्षमता भी अलग अलग होती है, तो बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये ऑप्शन भी सही है। भयमुक्त अधिगम वातावरणीय संरचना करना, हमें स्कूल में या कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें बच्चा भयमुक्त हो, मतलब कि बच्चे को चीज़ें सीखने में, शिक्षक से कोई बात पूछने में बिल्कुल भी भय न लगे, बिल्कुल भी डर न लगे, तो यह ऑप्शन भी हमारा सही है। तो देखिए तीन जो स्टेटमेंट हैं, तीन ऑप्शन हमारे सही है, तीनों ऑप्शन में सही बात बोली गई है, लेकिन पहले ऑप्शन में गलत बात बोली गई है, अनुशासन कायम करने की बात बोली गई है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, हमें सही ऑप्शन का पता लगाना है। तो देखिए यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, जो बच्चे का विकास है वह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, तो केवल एक नेगेटिव वर्ड है, तो यह ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 2, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, तो एक दिशीय है, ये गलत है, विकास एक दिशीय नहीं होता बल्कि विकास बहुदिशात्मक होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यह ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। जो विकास की प्रक्रिया होती है उसमें सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास केवल, तो इसमें आ गया केवल, केवल एक नेगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, नहीं, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित नहीं होता। जो विकास होता है वह आनुवंशिकता और वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि बालक के विकास को आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है और वातावरण के जो कारक होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, यानी कि बुद्धि लब्धि के आधार पर शिक्षक के द्वारा बालकों को अलग अलग समूहों में बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। तो क्या बच्चों को समूहों में बांटना अध्यापक के लिए असुविधाजनक होता है, इसलिए उसको समूहों में नहीं बांटना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, गलत। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। लेकिन एक ऑप्शन देखिए, बुद्धि लब्धि की जो संकल्पना होती है वह स्थायी नहीं होती है, जो बच्चे की बुद्धि लब्धि है वह स्थायी नहीं होती है, वह परिवर्तनीय होती है। बच्चे की बुद्धि लब्धि में परिवर्तन हो सकता है, यह स्थायी नहीं होती है, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। लेकिन एक ऑप्शन और बचा हुआ है, तो पहले हम इसे भी देख लेंगे। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना, यह एक नेगेटिव वर्ड है, तो यह ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। तो 3 ऑप्शन हो गए गलत, एक ऑप्शन बोल रहा है सही, तो यही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो शिक्षक के द्वारा बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए और एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? नहीं। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। हमें बच्चों को कंपटीशन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, उनमें तुलना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2,
शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। तो यह वाक्य सही बोला गया। जो शिक्षक की अपेक्षाएं, जैसे बच्चों को पता है कि हमारे शिक्षक को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, तो ये इस प्रकार की जो अपेक्षाएं होती हैं, शिक्षक की जो उम्मीदें होती हैं, वह बच्चों को अधिगम को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। तो शिक्षक के द्वारा बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या वो असफलता से बचने के लिए दी जाती है? नहीं, असफलता से बचने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि जो शिक्षक के द्वारा बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वह बच्चे की चिंतन क्षमता में वृद्धि करने के लिए और बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सके, उसके लिए चीज़ें सिखाई जाती हैं, न कि असफलता से बचने के लिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। काबू रखना नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। काबू रखना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो सभी बातें गलत हैं। केवल जो दूसरे ऑप्शन में जो बात बोली गई है वह सही है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है? यानी कि हमें बच्चों की जो असफलता का डर लगता है, बच्चों को फेल होने से जो डर लगता है, उस डर को दूर करना क्यों ज़रूरी होता है? तो विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो गलत। विद्यालय बच्चे के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी ले सकता है। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। तो ये भी गलत है। जो अध्यापक होता है वो बच्चों के भय को संभाल सकता है। वह बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताकर उनके भय को समाप्त कर सकता है। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। तो यह स्टेटमेंट सही है। यह बात सही बोली गई है कि बच्चा अगर असफल होता है या फिर बच्चा त्रुटियां करता है, गलतियां करता है, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। यह बच्चे के सीखने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। एक और ऑप्शन रह गया, इसे भी देख लेते हैं। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो बच्चे की त्रुटियां होती हैं, असफलताएं होती हैं, बच्चा जो गलतियां करता है, वह उसके सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के वार्तालाप द्वारा। बच्चों के वार्तालाप द्वारा यानी बच्चा जो चीज़ें बोलती हैं उनके द्वारा। तो यह सही बात है। बच्चों का बोलना क्लास में एक पॉजिटिव वर्ड है। अध्यापक के संवेगों द्वारा, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। जो अध्यापक के संवेग होते हैं, भय मतलब कि क्रोध करना या बच्चे को प्यार से पढ़ाना, ये सभी चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं, बच्चे के सीखने को प्रभावित करती हैं। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, तो ये बात भी सही है। बच्चे के और बच्चों के साथ किस प्रकार के संबंध है, बच्चा लड़ाई झगड़े तो नहीं करते, इस प्रकार की चीज़ें भी बच्चों को प्रभावित करती हैं, उनके अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, तो अनुशासन एक नेगेटिव वर्ड है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। तो जिस ऑप्शन में पहला, दूसरा और तीसरा दे रखा हो वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में 1, 2, 3 दे रखा है, तो यह हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? तो नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं। प्रश्न में नहीं वर्ड, हमें प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ना होता है क्योंकि प्रश्न में कभी कभी नहीं दे देता है। हालांकि हमें ये भी चीज़ देखनी है कि जो 3 ऑप्शन होंगे वो या तो सही होंगे। अगर 3 ऑप्शन सही होंगे तो ये गलत हो जाएगा और वही गलत वाला हमारा सही उत्तर माना जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत होंगे और एक ऑप्शन सही होगा, तो जो एक डिफरेंट ऑप्शन होता है बाकी के 3 से, वही हमारा सही उत्तर माना जाता है। तो पहले में देखिए, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, तो केवल नेगेटिव वर्ड है, मानक नेगेटिव वर्ड है, निर्देशित नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना, तो पोर्टफोलियो तैयार करना ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यह हमारा सही उत्तर हो सकता है। लेकिन बाकी के 2 ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे। पहले
प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें सभी प्रश्नों को पढ़ना जरूरी होता है। स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन। स्वमूल्यांकन पॉजिटिव वर्ड है, समकक्षी मूल्यांकन पॉजिटिव वर्ड है, तो यह भी हमारा सही उत्तर हो सकता है। अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, तो यह भी हमारा सही स्टेटमेंट है। तो देखिए ये तीनों एक जैसे हो गए, जबकि ये वाला एक डिफरेंट है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बोला गया कि कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है, तो केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो दोस्तों जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वह कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलबर्ग ने। तो देखिए नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, तो ये सार्वभौमिक, ये वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नैतिक विकास के जो चरण होते हैं उनका जो स्वरूप होता है वह सार्वभौमिक होता है। नैतिक विकास के चरण हर जगह पर एक समान रूप से लागू होते हैं, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। प्रश्न में बोला गया कि यदि बच्चा फेल हो जाता है तो इसमें जो विद्यालय है उसी को फेल माना जाता है, तो इस वाक्य का समर्थन करता है। तो देखिए ऑप्शंस को, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है, यानी कि जो विद्यालय होते हैं उन्हें बच्चों के बीच में विभेदीकरण यानी कि अंतर करना चाहिए। तो विभेदीकरण एक नेगेटिव वर्ड है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते। तो विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन करने के लिए बच्चे नहीं होते हैं। जो बच्चे होते हैं वह विद्यालय के लिए नहीं बने होते, बल्कि विद्यालय बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बना होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। यहाँ बोला गया कि बच्चों के अंदर योग्यता की कमी होती है इसलिए वे असफल होते हैं। बच्चों में बुद्धि लब्धि की कमी होती है इसलिए वे असफल होते हैं, तो ये भी गलत है। बच्चों में योग्यता की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, सभी बच्चे होशियार होते हैं, सभी बच्चों में पढ़ने की योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, बच्चे इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं वह इसलिए असफल होते हैं क्योंकि जो विद्यालय है, जो स्कूल का जो सिस्टम है वह फेल हो जाता है। जो विद्यालय होता है वह बालक की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, बालक की सीखने की क्षमताओं को, उसके संज्ञान को नहीं पहचान पाता है, इसीलिए बच्चा फेल हो जाता है। तो देखिए ये तीनों बातें गलत बोली गई थी, मतलब तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये एक ऑप्शन सही है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने CDP के सीटेट के पेपर 1 के 30 प्रश्न देखे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक घंटी का आइकन दिखाई देगा। जब आप उस घंटी को दबाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबाना है। ऐसा करने से आपको जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।